तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम टाटा के सभी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। टाटा जो हम इंजन यूज कर रहे हैं, यूरो, नॉन यूरो, ठीक है, 8 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या अलग अलग वेरिएंट्स है ना, 4x4 में अलग इंजन है, 8x8 में अलग इंजन है, 6x6 में इंजन डिफरेंट है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्र ऑटोटेक। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाटा 8x8 का पार्ट 1, ठीक है। इस पार्ट 1 में हम टाटा 8x8 के सभी इंजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंजन पार्ट्स को, ठीक है ना। तो देखिए टाटा 8x8 हमें दो प्लेटफॉर्म पे मिलता है। एक ये लोडिंग के लिए बड़ा वाला जिसमें केबिन होता है, और इसमें हाफ केबिन होता है, पीछे कुछ सुपर स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक HR बेबी 15 या कुछ और। तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि हमारे पास टोटल टाटा के इंजन कितने हैं, है ना। तो अगर इंजन की बात की जाए तो हमारे पास टाटा 4x4, 6x6, 8x8 तीनों में ये 3 इंजन है ना, 3 वेरिएंट है। एक तो ये 12 सिलेंडर वाला नॉन यूरो इंजन यानी ओल्ड इंजन, और ये 8 सिलेंडर यूरो इंजन, ठीक है। अब अगर लेटेस्ट गाड़ी की बात की जाए न्यू मॉडल्स की, तो न्यू मॉडल में ये यूरो इंजन ही आ रहा है जो 8 सिलेंडर इंजन है, और ये 4x4 से लेके 10x10 तक, 8x8 तक आ रहा है ये, है ना। 10x10 और 12x12 में इंजन बिल्कुल डिफरेंट है, उनमें कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारे पास ये हम इंजन पढ़ रहे हैं ये 4x4, 6x6 और 8x8 में आ रहे हैं, है ना। तो अब ये जो 4x4 8 सिलेंडर इंजन है, यूरो इंजन जैसे बोला था, ये सबसे लेटेस्ट इंजन है, और ये आ रहा है 4x4, 6x6 और 8x8 न्यू मॉडल्स में। लेकिन अगर ओल्ड मॉडल की बात करें हम टाटा 8x8 और 6x6 की, तो ये इंजन फेमस है ना। अब आज हम इन दोनों इंजन की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ यूरो इंजन को पढ़ेंगे। तो आज हम 12 सिलेंडर नॉन यूरो इंजन है, ओल्ड इंजन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि जो व्हीकल है टाटा, और जो बड़ा वाला जिसमें कैबिन है ना, और पीछे से लोडिंग के लिए है, 8x8 की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको ये 12 सिलेंडर इंजन मिलेगा सेम टू सेम। लेकिन उस इंजन में हमारे पास ये 2 इंजन है, इनमें ये देखिए यहाँ पे एक इंजन है और ये छोटा केबिन है। तो छोटे केबिन वाली में देखिए इंजन सेम रहेगा सारा, लेकिन फर्क कहाँ रहेगा, ये ऑयल जो टैंक है, ऑयल टैंक ऑयल सम्प के साथ अटैच रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या आपको आइडिया लगा लेना है कि ये इंजन, इस इंजन में क्या होगा, जो गाड़ी को आपको देख के पता चल जाएगा कि जिस व्हीकल में जो किसी स्पेशल इक्विपमेंट जिसमें फिट है, तो उसमें क्या है कि इंजन ये वाला रहेगा, है ना। अब इस इंजन में क्या है, ऑयल टैंक यहीं पे कंबाइंड रहेगा, और इसकी ऑयल की कैपेसिटी 33 लीटर के अप्रोक्स रहेगी। डन। अब अगर इस नॉर्मल की बात की जाए, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, जैसे जिसमें ट्रेला वगैरह टो करते हैं इसमें, तो इसमें केबिन बड़ा है, तो इसमें क्या रहेगा कि ऑयल पंप दूर रहेगा। यानी इसलिए इंजन में देखिए संप ऐसे फ्लैट संप रहता है, लकड़ी के ऊपर रखिए, अब देखिए यहाँ पे ना फ्लैट संप है, कोई टैंक साथ में नहीं है, और ऑयल टैंक दूर रहता है, ब्लैक कलर का ऑयल टैंक होता है, देखा आपने 3 पाइप लगे हुए हैं ऑयल पंप से। तो इन दोनों इंजन में फर्क क्या है, इन दोनों इंजन में सबसे पहले तो फर्क है, आपको देख के पता चल जाएगा, गाड़ी को दूर के देख के आप पता चल जाएगा इसमें कौन सा इंजन है। जो मैंने आज आपको बताया ट्रिक, कि आपके अगर बड़ा वाला केबिन है तो उसमें कुछ ये वाला इंजन होगा जिसकी ऑयल कैपेसिटी 43 लीटर होगी, और अगर ये छोटा वाला केबिन है, पीछे कुछ और है जैसे HR-15 वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या ऑयल संप ऐसे रहेगा, यानी टैंक के साथ संप रहेगा, है ना। इसकी ऑयल कैपेसिटी अप्रोक्स 33 लीटर रहेगी। अच्छा, इन दोनों इंजन में फर्क सिर्फ क्या है, इन दोनों इंजन में ऊपर पोर्शन सारा सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। आप कोई भी पार्ट्स एक दूसरे के रिप्लेस कर सकते हो, बस ऑयल संप, ऑयल टैंक और ऑयल पंप, ये तीनों का फर्क रहता है। तीनों चीजें आपने ध्यान में रखना है, ऑयल टैंक, ऑयल संप, ऑयल पंप, और एक ही होता है जो होता है ना ऑयल ब्रीदर, है ना। ऑयल ब्रीदर नहीं होता, ऑयल ब्रीदर भी इनका एक दूसरे में नहीं लगेगा, ये वाला ऑयल ब्रीदर जो होता है। तो ये चारों चीजें आपने ध्यान में रख लेना है कि टाटा को देख के आप पता करें कि 8x8 तो है। आपने देखा होगा कि टाटा 8x8 है, लेकिन किसी में ऑयल कम आता है, किसी में जाता है, कोई इंजन डिफरेंट है, तो इनके इंजन का डाया वगैरह एक्यूरेट है, बराबर है, बस फर्क सिर्फ एक ही है। ओके, तो एक्चुअली आपने ध्यान में रखना है कि किस किस टाइप के इंजन हमें पढ़ना है ना। तो अभी क्या है, वीडियो को शुरू करते हैं हम टाटा के इंजन के लिए, और हम आज यूरो इंजन को बिल्कुल डिस्कस करने वाले नहीं है, हम नॉन यूरो 8 सिलेंडर 8x8 12 सिलेंडर इंजन को पढ़ेंगे, है ना।
तो दोनों इंजन कंबाइंड है, ठीक है। हम ये इंजन पढ़े या वो इंजन पढ़े, दोनों इंजन में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क क्या क्या है जो मैंने बता दिए कि दोनों में, इसमें ऑयल टैंक कंबाइंड है, उसमें ऑयल टैंक दूर रहता है। इसके और उसके ऑयल पंप की फिटिंग में, लोकेशन में सेम है, लेकिन फिटिंग में थोड़ा फर्क है, जो कंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप का और संप अलग अलग है ना। तो ये टाइप के इंजन है, आप देख के पहचान सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इंजन के बारे में, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूरो इंजन, ओल्ड इंजन या फिर 12 सिलेंडर इंजन, है ना। तो इस इंजन में आप देख पा रहे होंगे कि ऑयल संप है। आपने देख के बता देना है कि अगर केबिन छोटा है गाड़ी में तो ये टाइप का इंजन रहेगा, और अगर केबिन बड़ा है तो ये टाइप का इंजन रहने वाला, जिसमें क्या मतलब केबिन बड़ा है तो ऑयल जो संप है उसके साथ पंप अटैच नहीं रहेगा, पंप दूर रहेगा। यहाँ पे आगे रहता है ना पंप, आपने देखा ही होगा, पंप अलग रहता है, ठीक है। तो आप इतना आइडिया लगाना, इससे पता चल जाएगा आपको कि गाड़ी में ऑयल भी कितना आएगा और किस टाइप का इंजन होगा, है ना, ठीक है। तो ये 12 सिलेंडर में 2 टाइप के इंजन होते हैं। अब ये 8x8 में ही रहते हैं। और देखिए एक और क्लिक बता देता हूं आपको, 6x6 में यही इंजन रहेगा, है ना। 6x6 में यही वाला इंजन रहेगा। ये इंजन सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो इंजन है, ये वाला इंजन सिर्फ 8x8 बड़े वाले केबिन में रहेगा। बाकी जो छोटे वाले केबिन वाली 8x8 है ये वाली, उसमें भी यही इंजन रहेगा, और ये इंजन रहेगा 6x6 में, ठीक है। 4x4 में तो यूरो इंजन 8 सिलेंडर ही आता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। 4x4 में यही इंजन आता है ना। अब हम बात करते हैं इस 12 सिलेंडर इंजन के बारे में, डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। देखिए 12 सिलेंडर इंजन में 2 सेल्फ स्टार्टर होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये 12 सिलेंडर होते हैं, वी शेप में इंजन होता है, ये आगे ब्लोअर होता है, एयर कूल्ड इंजन होता है ना। और ये संप यहाँ पे लगा हुआ है, ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, ये ऑयल पंप लगा हुआ है, और ये इधर लगा हुआ है स्टीयरिंग पंप, ये लगा है ऑयल ब्रीदर, ठीक है। ये रियर एंड में लगा हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑल्टरनेटर जो रियर एंड में ड्राइव लेता है। अच्छा, टाटा इंजन में जो हम टाटा इंजन पढ़ने वाले, यूरो नॉन यूरो सभी इंजन में इंजन टाइमिंग गियर रियर एंड में होता है, ठीक है। आगे कोई टाइमिंग गियर नहीं होते हैं, इंजन के टाइमिंग गियर रियर एंड में होते हैं, ठीक है। फ्रंट में नॉर्मल टाइमिंग गियर होते हैं। अब देखिए हम अगर लेफ्ट व्यू की हम बात करें इंजन के, तो लेफ्ट में देख लीजिए ब्लोअर लगा हुआ है, कुछ ऐसे इंजन लगे हुए हैं, एक सेल्फ स्टार्टर लगा हुआ है, और ऑयल फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये लगा हुआ ऑयल पंप, ये लगा हुआ स्टीयरिंग पंप इंजन के फ्रंट में, ये ब्लोअर, ये ब्रीदर। अब लेफ्ट हैंड की व्यू की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड व्यू में देखिए ये स्टीयरिंग पंप उधर से भी दिखाई दे रहा था, और ये है ऑयल पंप, है ना। और ये ऑयल पंप और स्टीयरिंग पंप क्रैंकशाफ्ट से दोनों ड्राइव लेते हैं। देखिए ऑयल, जैसे कि मैं आपको टाइमिंग वाला वीडियो दिखा देता हूँ, टाइमिंग वाला फोटो, तो आपको काफी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये इंजन का फ्रंट टाइमिंग गियर, फ्रंट गियर है ना। देखिए यहाँ पे लिखाई दे रहा है कि इंजन के फ्रंट में क्या क्या गियर लगे हुए हैं। टाटा इंजन फ्रंट एंड गियर, है ना। फ्रंट में देखिए क्रैंकशाफ्ट गियर है बीच में, एंड उससे राइट हैंड साइड में ऑयल पंप गियर लगा हुआ है, जिससे ऑयल पंप पे ड्राइव ले रहा है, ये वाला गियर लगा हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड में स्टीयरिंग पंप लगा हुआ है, और स्टीयरिंग गियर लग के स्टीयरिंग पंप फिट है, ठीक है। तो ये हो गया इंजन का फ्रंट में कुछ ऐसे गियर लगे हुए हैं, है ना। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रंट में क्या क्या फिट है। जैसे अभी हमने देखा कि ऑयल स्टीयरिंग पंप और ऑयल पंप दोनों लगे हुए हैं, क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव ले रहे हैं फ्रंट में, है ना। ओके, ये लगा हुआ है ऑयल फिल्टर, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, ठीक है। ये इसका इनलेट पाइप है यहाँ से, ठीक है। जो ऑयल पंप से जो जा रहा है फिल्टर में, वहीं से बाईपास होके आ रहा है, डायरेक्ट बिना फिल्टर के ऑयल आता है, डायरेक्ट ऑयल आता है कहाँ पे, ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर में, मेन ऑयल पंप से, ठीक है। ये ब्रीदर हो गया, और ये अगल पीछे एक और हो गया सेल्फ स्टार्टर मोटर, यानी 2 सेल्फ हो गए लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इंजन का 12 सिलेंडर दिए हुए हैं, फ्रंट में ब्लोअर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब रियर एंड की अगर हम बात करें इंजन के पीछे की तरफ, तो देखिए क्लच हाउसिंग है, और क्लच हाउसिंग के अंदर इस जगह पे लगे हुए इंजन के टाइमिंग गियर्स, है ना। इंजन टाइमिंग के गियर कहाँ लगे हुए हैं, इंजन के रियर एंड में। अब भाई 8 सिलेंडर हो या 12 सिलेंडर हो, टाटा 4x4, 6x6, 8x8 सभी पे सेम सीन है। यही क्लच प्लेट के पीछे ही यहीं पे इंजन टाइमिंग गियर लगे हुए होते हैं। फ्रंट में क्या गियर लगे हुए मैंने दिखा दिया आपको, वो तीनों ही गियर हैं बस। तो ये क्लच प्लेट हो गया, क्लच बूस्टर हो गया, और यहाँ पे देखिए वी टाइप का डबल सिलेंडर लगा हुआ है,
एयर कंप्रेशर, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये एयर कंप्रेशर हो गया और ये लगा हुआ है ऑल्टरनेटर, ठीक है, ऑल्टरनेटर, और ये सेल्फ स्टार्टर अगेन। अब अगर और पीछे ठीक से देखें हम तो देखिए वी शेप के दोनों कंप्रेसर दिखाई दे रहे हैं, दो टर्बो चार्जर लगे हुए हैं, है ना, दोनों टर्बो चार्जर एक एक हाउसिंग के लिए एयर दे रहे हैं, और एग्जॉस्ट से ड्राइव ले रहे हैं। यहाँ से देखिए एग्जॉस्ट गैस ये लगा हुआ है, एग्जॉस्ट ब्रेक, ये एग्जॉस्ट ब्रेक है, इसे नहीं कुछ और समझ लेना, ये एग्जॉस्ट ब्रेक है, ठीक है। यहाँ से एक बार लगता है ये और इस रास्ते को बंद करता है ना, जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ पे इनको आ रही है, जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ पे जा रही है ना, उसको यहीं पे रोक के रखता है, ठीक है। और ये अगेन क्लच बूस्टर हो गया, ये यहाँ पे आउटपुट जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो लगेगी, ये फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट है, एंड यहाँ पे लगा हुआ है अगेन दिखाई दे रहा है सेल्फ स्टार्टर मोटर और कुछ ऐसे हैं, ठीक है। ये पाइप से लगे हुए पूरे डीजल लाइन के पाइप है, प्रेशर लाइन और रिटर्न लाइन। तो इंजन का कंस्ट्रक्शन अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। टाटा इंजन 12 सिलेंडर इंजन। सबसे पहले इंजन में आता है क्रैंकशाफ्ट। तो इस गाड़ी का एक स्पेशल फीचर्स है कि 6 पीस क्रैंकशाफ्ट, 6 पीस यानी 6 भागों में बटा हुआ है इसका क्रैंकशाफ्ट, जिसका एक भाग या एक पीस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस टाइप के 6 पीस है। अब देखिए यहाँ पे 2 होल लगे हुए हैं, ये क्रैंक पिन, यानी एक क्रैंकशाफ्ट के ऊपर 2 कनेक्टिंग रॉड लगती है, ठीक है। एक पीस पे 2 कनेक्टिंग रॉड लगती है, यानी 2 क्रैंक पिन है। तो 6 दूनी 12, यानी कि 6 पीस है, यानी 12 सिलेंडर हो जाएगा, यानी एक पे 2 पिस्टन लगेंगी एक क्रैंकशाफ्ट को। तो यहाँ पे देखिए ये जो पीस दिखाई दे रहा है आपको कुछ ऐसे, यहाँ पे कि पीस में यानी कि देखिए यहाँ पे इसके ऊपर माउंटिंग बोल्ट टके हुए हैं, यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे जो होल नहीं है इनमें माउंटिंग लगेंगे, और ये इससे बीच में रोलर बेरिंग लगाने के बाद ये जुड़ जाते हैं आपस में, इसलिए इसको बोला जाता है 6 पीस क्रैंकशाफ्ट, है ना। 6 भागों में बनके इसको बनाया गया, इसलिए बोला जाता है 6 पीस। अभी इंजन के वी शेप का लेआउट है, तो आप देखिए एक क्रैंकशाफ्ट, एक क्रैंक पिन के ऊपर 2 कनेक्टिंग रॉड लगी हुई देखिए यहाँ पे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 पीस है, यानी कि एक पीस में 2 पिस्टन लगी हुई है, यानी एक ही क्रैंक पिन के ऊपर 2 पिस्टन लगी हुई है ठीक है। और सबसे लॉजिक की बात है कि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कम ज्यादा होती है। देखिए एक ही क्रैंक पिन की एक पिस्टन फुल टीडीसी रहती है, एक फुल बीडीसी रहती है, ये सेम सीन इसमें चलता है ना ट्रैक्टर में। तो अब ये तो चीजें हो गई क्लियर आपको, वी शेप में इंजन है। अब देखिए सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड में फिन से बनी हुई है क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है ना। इस टाइप के 12 पिस्टन और 12 सिलेंडर ब्लॉक लगे हुए रहते हैं, और ये है सिलेंडर हेड। अब सिलेंडर हेड को आप देखिए, यूरो नॉन यूरो का सिलेंडर हेड लगभग सेम दिखाई देता है, और ब्लॉक भी। फर्क है तो इतना है कि आपने एक चीज याद रखना है, कभी भी आप फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो, कि जो यूरो इंजन और नॉन यूरो इंजन की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड इंजन की 12 सिलेंडर वाले की, तो इसके जो सिलेंडर हेड है इसमें क्या है कि नॉर्मल वो ज्यादा लगी हुई है, यानी कि जो हमारा जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल होते हैं ना, वॉल पे सिर्फ इनलेट वॉल के ऊपर इसमें ऑयल सील लगी हुई है, एग्जॉस्ट वॉल के ऊपर कोई ऑयल सील नहीं लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरो इंजन की बात करेंगे, देखिए अगला वीडियो में यूरो इंजन के ऊपर बनाने वाला हूं कंप्लीट, या ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर रखा है, ठीक है। ये देखिए यूरो इंजन के बारे में हम बात करेंगे। तो यूरो इंजन में क्या है कि जो इसका सिलेंडर हेड में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल, देखिए आपने वॉल सील देखी हो ना, वॉल स्टीम सील, वॉल स्टीम सील, जो वॉल के ऊपर सील लगी हुई ना, इन वॉल के ऊपर यहाँ पे अंदर सील लगी हुई जिससे कि ऑयल अंदर ना जाए कंबशन चैम्बर में, जो इन रोकर को लुब्रिकेट करने वाला है। तो यूरो इंजन में दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट पे ऑयल सील लगी होती है, जो सभी गाड़ियों में लगी होती है। लेकिन टाटा के पुराने मॉडल में क्या है कि सिर्फ इनलेट के ऊपर ऑयल सील लगी हुई है, वाल सील, सॉरी इसको बोला जाता है वाल्व ऑयल सील या वाल्व स्टीम सील। स्टीम के लिए जो ऑयल, वॉल स्टीम के लिए जो ऑयल सील होती है वो, तो वो सिर्फ कहाँ लगी हुई है, सिर्फ इनलेट पे लगी हुई है, एग्जॉस्ट पे नहीं लगी है। कीप इट ऑलवेज माइंड, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि एग्जॉस्ट वाल के ऊपर कोई वाल सील नहीं लगी हुई, वाल स्टीम सील। और इसमें ये मतलब ये यूनिक गाड़ी है, आज तक कोई आपने भी सुना नहीं है कि कोई व्हीकल के अंदर इनलेट एग्जॉस्ट दोनों पे ही ऑयल सील लगी होती है, लेकिन टाटा के एग्जॉस्ट में नहीं लगी होती है। ओके और अब हम आगे देखते हैं हेड की बनावट कुछ ऐसे। देखिए 4 ये माउंटिंग से हेड में ये ब्लॉक टाइट हो जाता है, ब्लॉक के ऊपर हेड टाइट हो जाता है ना।
और ये ब्लॉक टाइट होता है यहाँ पे इंजन ब्लॉक में कुछ ऐसे, ठीक है। अगर और डिटेल में देखना है तो कुछ ऐसे, देखिए ये इंजन ब्लॉक है ना, ये इंजन ब्लॉक है। और इंजन ब्लॉक में 4 माउंटिंग से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये ब्लॉक लग जाता है, उसके बाद उसके ऊपर हेड लग जाता है, पिस्टन ऐसे रहता है ना। और ये दिए हुए गाइड, ये कैमसॉफ्ट के ऊपर पुश रोड गाइड है, दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट वाल की पुश रोड को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है। जो गाइड कुछ ऐसे दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों होल से पुश रोड निकलेंगी और पुश रोड इनको ऑपरेट कराएंगी दोनों वॉल को। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ से इंटरनली ब्लॉक के साथ ये जो मैं पिक कर रहा हूँ, यहाँ से इंजेक्टर के लिए यहाँ से कनेक्शन जाएगा डीजल का, और यहाँ से जाएगी इसकी रिटर्न लाइन लगेगी, और यहाँ से रिटर्न लाइन निकलेगी, ठीक है, पीतल वाले इसके साथ। यहाँ से रिटर्न लाइन निकल के जाएगी और यहाँ से इंजेक्टर वाली रिटर्न लाइन जुड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा टाटा में सबसे पहले अगर बहुत बार डीजल मिक्स करता है ना इंजन ऑयल के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये सभी 12 सिलेंडर में हेड में चेक करना है, यहाँ से नट खोलने के बाद, कि ये जो इसके हेड के जो माउंटिंग होते हैं ना, देखिए ये वाला नट खोलेंगे हम तो ढक्कन निकल जाएगा, पूरा टेपेट कवर निकल जाएगा। टेपेट कवर निकाल के देखना है कि ये जो सबसे ज्यादा मेनली होता क्या है कि जो इंजेक्टर से यहाँ पे रिटर्न लाइन जाती है, ठीक है, डीजल की रिटर्न लाइन इस यहाँ पे जाती है, और यहाँ से ये टेपेट कवर का कवर लग जाता है, तो वो डीजल यहाँ से हम रिटर्न लाइन में निकाल के सभी लाइन को एक करके रिटर्न में भेजते हैं सिलेंडर टैंक में। तो क्या होता है, ये पाइप का बेंच जो अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई ना, तो यहाँ पे डीजल गिरना शुरू हो जाता है, जो कि जो ऑयल के साथ नीचे ड्रेन हो रहा है। इसमें क्या, सिलेंडर हेड में ये भी याद रखना है कि सिलेंडर हेड में ऑयल आता कहाँ से है। सिलेंडर में जो ऑयल आता है इस सिलेंडर हेड और टेपेट को लुब्रिकेट करने के लिए वो पुश रोड के थ्रू आता है, क्योंकि टाटा की पुश रोड होलो टाइप होती है। याद रखना है चीज, होलो टाइप पुश रोड इज प्रोवाइडेड इन टाटा, ठीक है। दोनों पुश रोड होलो टाइप होती है, और उन्हीं पुश रोड से यहाँ पे इंजन ऑयल चढ़ के आता है, और यहीं से फिर ड्रेन होता है, ठीक है ना। तो याद रखना चाहिए। सिलेंडर ब्लॉक कुछ ऐसे हैं, ठीक है। ये 8 सिलेंडर वी शेप का है, ये एक्चुअली टाटा का नहीं है, लेकिन टाटा का कुछ ऐसे दिखाई देता है, ऐसे, ये टाटा का एग्जैक्ट लगा हुआ है ना। ओके, तो ये है कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट कुछ ऐसे होता है टाटा का, और ये कैम बुश है इसके, और ये है पुश रोड गाइड। क्या है, पुश रोड गाइड। यहाँ पे पुश रोड बैठती है और इसमें यहाँ पे ऑयल आता है, फिलिंग होकर ऑयल पुश रोड में चढ़ता है, क्योंकि पुश रोड के थ्रू ही सिलेंडर हेड में ऑयल आता है, ठीक है। पुश रोड यहीं पे लगती है, इनलेट और एग्जॉस्ट ये लगे हुए गाइड कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो जितनी पुश रोड है उतने ही गाइड होंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर। सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर कहाँ फिट है इंजन में, ये यूरो नॉन यूरो सभी इंजन में, इंजन के फ्रंट में लेफ्ट हैंड साइड में फिट है ना। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है फ्रंट में, राइट हैंड साइड में इस कॉर्नर में ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, और इसमें डायरेक्ट ऑयल पंप से ऑयल यहाँ पे आता है ना। और इस देखिए, अब सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर की बात कर लेते हैं। इसके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी कंफ्यूजन भी है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर कुछ ऐसे लगा हुआ है टाटा में ना, और यहाँ पे इसमें इनलेट आया हुआ है, यहाँ की यानी ऑयल यहाँ पे आया हुआ है इंजन का। इंजन का ऑयल यहाँ पे आने के बाद सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर में एक स्ट्रेनर फिल्टर होता है, उसके बाद इस रोटर में ऑयल भर जाता है, ठीक है। जब ऑयल भर जाता है तो ये काम कैसे करता है, इसमें एक पीआरवी लगा होता है जो 1.6 kg पर सेमी स्क्वायर पे काम करता है, यानी कि 1.6 kg सेमी स्क्वायर का प्रेशर इसके अंदर जब बन जाएगा तो ऑयल पीआरवी का रास्ता खुलेगा और ऑयल इन जेट से बाहर निकलेगा। देखिए, एक जेट इस डायरेक्शन में है, एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जेट ऑयल को कहाँ फेंकेंगे। देखिए, ये इसके ऊपर ये जेट फिट है ना, और इसके ऊपर ही ढक्कन लग जाता है, ठीक है ना। बॉडी आप पूरी देख रहे हैं, ये इसके अंदर ऑयल आया और इसके अंदर ये फिट है रोटर जो कि घूमता ये है, ध्यान रखिएगा, ये घूमता है और इसके ऊपर ही ढक्कन लग जाता है। तो ये जब ये कवर इसका ढक्कन लगेगा इसके ऊपर, एक कवर मतलब आउटर बॉडी जब इसके ऊपर लग जाएगी तो ये इनर बॉडी जब प्रेशर फेंकेगी ना तो इसके अंदर फेंकेगी, एक और एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घूमना शुरू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो रोटेट होना शुरू हो जाएगा और इसकी स्पीड होती है 6000 किलोमीटर के 6000 आरपीएम इसका होता है, माय मिस्टेक। अब देखिए 6000 आरपीएम यानी 6000 के आरपीएम से घूमता। आप कभी देख लेना कि टाटा स्टार्ट किए हमने, हम बंद करने के बावजूद भी आवाज इसकी आती रहती है और इसकी आवाज आना बढ़ती, नॉर्मल इसकी आवाज आती रहती है, गाड़ी बंद होने के बाद भी कुछ टाइम तक घूमता रहता है ना। लेकिन अगर गाड़ी बंद करने के बाद ही ज्यादा देर तक घूम रहा है और ये ज्यादा आवाज कर रहा है तो आप समझ लेना कि ये मतलब इसका वेट बढ़ गया। एक्चुअली होता क्या है
कि ये तो घूमेगा ना, तो ये घूमेगा तो इसके अंदर कचरा जमता है। इसकी जो वॉल है इसके ऊपर इसके अंदर रफ सरफेस होता है, इसके अंदर जो है वो कचरा जमा होता है। तो हमें क्या करना है, ये माउंटिंग खोलना है। ये जब माउंटिंग खोलेंगे आप तो ये पूरा यहाँ से अलग हो जाएगा ये वाला, और इसके इनर रोटर जो इसके अंदर का इनर पोर्शन है उसको हम सफाई करते हैं। उसी के ऊपर उसी की इनर वॉल के ऊपर कचरा जमता है, तो इसके ऊपर कोई साफ करने नहीं लग जाना। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें ये बिल्कुल क्लीन रहता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो एक कवर है, इसके अंदर ऑयल भराता है, फिर वही क्लीन होकर ऑयल ऑटोमेटिक संप में गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ से संप में गिरता है। तो देखिए इसके ऊपर दो ही चीजें हैं, ये 10% ऑयल को क्लीन करता है, टोटल ओनली 10%। ठीक है, बाइक में भी होता है, हीरो होंडा वाले में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, हीरो होंडा वाला वीडियो आप देख लेना सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर के बारे में। तो ये 10% ऑयल को क्लीन करता है। 1.6 kg पर सेमी स्क्वायर पे इसका पीआरवी ओपन होता है, और ये 6000 आरपीएम से रोटेट होता है। ठीक है, और किस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। लगा कहाँ है दिखा दिया आपको। ये है 3 सेट ऑयल पंप। देखिए ऑयल पंप गेयर टाइप का, इसमें गेयर टाइप का ऑयल पंप है। कोई पूछे कि टाटा में किस टाइप का पंप है, तो ऑयल पंप है गेयर टाइप के 3 पंप है इसके अंदर। कट मॉडल दिखाना मुझे पॉसिबल मिला नहीं कट मॉडल, सो मैंने यही इंक्लूड किया। इसमें 3 पंप लगे हुए। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए एक यहाँ से इन ले रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे आउट कर रहा है। आप एक देखिए यहाँ से इन होने के बाद ऑयल यहाँ पे भी जा रहा है, मतलब इसी करके इंटरनल इसमें कट बने हुए हैं, और 3 जगह से इन और 3 जगह से आउट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है 3 सेट ऑयल पंप। और ये कहाँ फिट है, ये इंजन के फ्रंट में फिट है ना, इंजन के फ्रंट में फिट है, और क्रैंकशाफ्ट गियर से ही ड्राइव ले रहा है। देखिए ये लगा हुआ है, ये 3 सेट ऑयल पंप कहाँ लगा हुआ है, फ्रंट में। क्रैंकशाफ्ट गियर से ड्राइव ले रहा है, और क्रैंकशाफ्ट गियर से ही ड्राइव ले रहा है स्टीयरिंग पंप, ये वाला। ठीक है ना, तो दोनों पंप एक साथ ही फिट हैं, और ये भी सामने फिट है स्टीयरिंग पंप। ये भी स्टीयरिंग जो गाड़ी का स्टीयरिंग बूस्टर है उसको फ्यू प्रेशर की यानी ऑयल की सप्लाई, हाइड्रोलिक की सप्लाई देता है ना। ओके, अब बात करते हैं सिलेंडर, ये एयर कंप्रेसर के 2 सिलेंडर वाला 2 सिलेंडर एयर कंप्रेसर इसमें फिटेड है वी शेप में, और 12 एलिमेंट इनलाइन एफआईपी इसमें फिट है। ठीक है, 12 एलिमेंट एफआईपी फिट है, और 2 एफआईपी या फीट पंप लगे हुए हैं। एफआईपी के ऊपर 2 फीट पंप लगे हुए हैं। देखिए एक यहाँ पे फीट पंप लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये निकला हुआ है। तो यहाँ पे 2 फीट पंप और 12 एलिमेंट इनलाइन एफआईपी लगा हुआ है इसमें। अब देखिए इंजन के टाइमिंग गियर की अगर हम बात करें, तो टाटा में टाइमिंग गियर कुछ ऐसे दिए हुए हैं, जो कि इंजन के यहाँ पे लिखा है मैंने, टाटा टाइमिंग गियर इंजन रियर एंड। अब जो हम टाइमिंग पढ़ने वाले हैं, ये 12 सिलेंडर वाली टाटा नॉन यूरो के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यूरो का भी सेम है। यूरो और नॉन यूरो में फर्क क्या, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हम यूरो का पढ़ लेते थे। देखिए नॉन यूरो में क्या होगा, नॉन यूरो में एयर कंप्रेसर इंजन के फ्रंट में फिट है, सिर्फ ये इतना रियर एंड में रहेगा। जो एयर कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये एयर कंप्रेसर ड्राइव लेगा इंजन के फ्रंट में, यहाँ से स्टीयरिंग गियर से पंप ड्राइव लेगा। स्टीयरिंग जो है ना, स्टीयरिंग गियर है जो पंप का गियर है, इससे ड्राइव लेगा एयर कंप्रेसर। तो ये फ्रंट में आ जाता है एयर कंप्रेसर। बाकी सेम यूरो नॉन यूरो का दोनों का, कोई भी 4x4 8x8 6x6 किसी का भी क्वेश्चन आता है तो सारा सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट गियर लिए रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, क्रैंकशाफ्ट गियर में एक सिंगल पंच मार्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है एक इंटरमीडिएट गियर है। ठीक है, लार्ज और स्मॉल दोनों एक ही इनबिल्ट गियर होता है ये। ठीक है ना, इनबिल्ट होता है, मतलब लार्ज और स्मॉल। जैसा हमने स्कॉर्पियो में पढ़ा होगा आपने कि एक स्प्रोकेट इनबिल्ट होता है, यानी बड़ा और छोटा स्प्रोकेट साथ में होते हैं, वैसे ही इसमें ये बड़ा गियर छोटा गियर साथ में होता है। तो सबसे पहले टाइमिंग बांधने के लिए आपने करना क्या है, क्रैंक शाफ्ट को 12 बजे की, क्रैंक शाफ्ट के की में कट होता है, उसको 12 बजे की लाइन में ला देना है। ठीक है ना, ओ को 90 डिग्री, ओ कट मार को 90 डिग्री कर देना है, या 12 बजे की लाइन में ला देना। दोनों बात एक ही, ध्यान में रखना है 12 बजे की लाइन या 90 डिग्री बात एक ही होती है कीवे को रखने की। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट गियर को लगा देना है। फिर क्रैंकशाफ्ट गियर का ओ मार्क या पंच मार्क कुछ ऐसे यहाँ पे आएगा, है ना। फिर इंटरमीडिएट गियर को लगाना है। इंटरमीडिएट का जो बड़ा गियर है, ठीक है, आउटर वाला, उसके डबल पंच मार्क को क्रैंकशाफ्ट गियर के सिंगल पंच मार्क के साथ मिलाते हुए इंटरमीडिएट गियर को लगा देना है। ओके,
अब जब आपने लगा दिया उसके बाद उठाना है यहाँ पे कैमशाफ्ट गियर। कैमशाफ्ट गियर में देखिए दो मार्क होते हैं, एक सिंगल पंच मार्क, एक डबल पंच मार्क। तो क्रैंकशाफ्ट गियर के डबल पंच मार्क को इंटरमीडिएट गियर स्मॉल, अब देखिए लार्ज के तो दोनों पंच मार्क को अपने क्रैंकशाफ्ट के सिंगल पंच मार्क के साथ मिला दिया। अब क्या है, जो स्मॉल गियर में एक सिंगल पंच मार्क है उसको कैमशाफ्ट गियर के डबल पंच मार्क के साथ मिलाते हुए कैमशाफ्ट गियर को लगा देना है, क्योंकि ये तो एक ही साथ लगेगा। अब FIP गियर में एक ही पंच मार्क होता है, उसको कैमशाफ्ट गियर के पंच मार्क से मिलाते हुए लगा देना है। और उसके बाद एयर कंप्रेशर गियर और फ्लूइड कपलिंग गियर को लगा देना है, इनका कोई मार्किंग नहीं होता है ना। तो इस तरह इसका वॉल टाइमिंग बांधा जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकली अगर ग्राउंड में इसको ऐसे सेटिंग करेंगे तो काफी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये सिंगल पंच मार्क दिखाई नहीं देता है, रियलिटी में ऐसा होता है। तो इसके लिए इसके ऊपर जो कीवे के नट लगे हुए होते हैं ना, उन पे एक मार्क होता है स्पेशली, अगर ग्राउंड की बात करूं तो उनसे हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करके इस गियर को एज्यूम करते हैं। और यहाँ पे इस गियर में एक टीथ थोड़ा कटा भी होता है, जब पंच मार्क है वहाँ गियर थोड़ा कटा होता है, हेलिकल गियर टाइप का होता है, तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर थियोरेटिकली बात करें तो कुछ ऐसे हैं। इसका टाइमिंग है, क्रैंकशाफ्ट गियर में सिंगल पंच मार्क होता है, इंटरमीडिएट गियर लार्ज में दो पंच मार्क होते हैं जिनको सिंगल से मिलाना है, और स्मॉल में सिंगल पंच मार्क होता है। सिंगल पंच मार्क कैमशाफ्ट गियर के डबल पंच मार्क से मिलाना है, और कैमशाफ्ट गियर का सिंगल पंच मार्क FIP गियर के सिंगल पंच मार्क से मिलाना है। और फ्लूइड कपलिंग गियर और एयर कंप्रेशर गियर का कोई टाइमिंग नहीं होता है, दोनों लगा देना है, ठीक है। अब इसको एज्यूम करने के लिए आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ से फ्लूइड कपलिंग गियर से एक रॉड जाती है सीधी शाफ्ट, और वो शाफ्ट ड्राइव देती है। तो ये तो इंजन के पीछे है ना, तो आगे आने के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होती है ना, जिसे बोला जाता है फ्लूइड कपलिंग शाफ्ट। और वो शाफ्ट आगे आने के बाद देखिए यहाँ से वो शाफ्ट जाती है ऐसे कुछ पीछे, और ब्लोअर को घुमाने का काम करती है, ठीक है। ब्लोअर में यहाँ पे एक हाइड्रोलिक क्लच लगा होता है, जिसे हम फ्लूइड फ्लाईव्हील भी बोल सकते हैं, और वो यहाँ पे आके ब्लोअर को घुमाता है ना। तो ये हो गया। और एयर कंप्रेशर का आपने देख ही लिया कि एयर कंप्रेशर तो डायरेक्ट वी शेप का एयर कंप्रेशर है और ड्राइव लेता है, तो ये हो गया। और यहाँ पे हो गया इंजन का है। इंजन के फ्रंट एंड में कुछ ऐसे गियर होते हैं, क्रैंकशाफ्ट गियर दो गियर को घुमाता है, एक स्टीयरिंग पंप को और एक ऑयल पंप गियर को, दोनों फ्रंट में फिट है ना। तो हो गया। इंजन के रियर में कौन कौन से टाइमिंग गियर है, ये रियर में टाइमिंग गियर है, इंजन टाइमिंग। अब यही टाइमिंग यूरो नॉन यूरो दोनों के लिए है। सिर्फ यूरो इंजन 8 सिलेंडर इंजन में होगा क्या, ये वाला जो एयर कंप्रेशर है ये गियर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इतने यही गियर होते हैं सिर्फ, और एयर कंप्रेशर गियर लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्टीयरिंग पंप के पास यहाँ पे, क्योंकि स्टीयरिंग पंप से ड्राइव लेता है थ्रू क्रैंकशाफ्ट गियर एयर कंप्रेशर फ्रंट में फिट है 8 सिलेंडर इंजन में, है ना, यूरो इंजन में। तो अब बात करते हैं हम इंजन के टेक्निकल डाटा के बारे में। टाइप ऑफ इंजन, तो ये इंजन का मॉडल है T3 9305550, है ना। यह है 4 स्ट्रोक टर्बोचार्ज मल्टी फ्यूल टाइप डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन वी शेप एट 90 डिग्री एंगल एयर कूल्ड 12 सिलेंडर इंजन, ठीक है। और इंजन के बोर स्ट्रोक की बात की जाए तो 120 × 140 mm का बोर स्ट्रोक होता है ना। तो एक टाइप का ये क्या है, इसका बोर डाया कम है ना, 120 है, तो अंडर स्क्वायर इंजन हो गया, है ना। और स्वेप्ट वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 19,000.4 सेंटीमीटर क्यूब इसका स्वेप्ट वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है। और वॉल की बात की जाए तो इसमें ओवरहेड वॉल है ना, क्योंकि इंजन के ऊपर है ना, तो ओवरहेड वॉल मैकेनिज्म है, तो OH भी बोला जाता है। इंजन का जो आइडियल RPM है वो 500 से 600 RPM है, और मैक्सिमम इंजन RPM 2500 होता है, ठीक है। अगर नेट पावर आउटपुट की बात की जाए इंजन की तो 265 किलोवाट पावर आउटपुट है, जो 10% नेट 2200 RPM पे होता है ना, 2200 RPM के ऊपर। अब देखिए नेट पावर आउटपुट की बात की जाए तो ये टाटा 8x8 के यूरो इंजन में 265 है। यही अगर 6x6 में सेम इंजन में जो होती है पावर आउटपुट कम हो जाती है, 235 हो जाती है पावर, ठीक है, 235 किलोवाट हो जाती है। यही पावर आउटपुट वो क्यों हो जाती है, सेम इंजन की पावर कम क्यों हो जाती है, क्योंकि टर्बो चार्जर को हटा दिया गया है। अगर यही इंजन हम 6x6 में लगाएंगे, देखिए 6x6 में कौन सा मैंने बताया ना, टाटा 6x6 में ये वाला इंजन रहता है जिसमें ऑयल पंप संप के साथ लगा होता है, ऑयल टैंक संप के साथ लगा हुआ होता है ना, ये वाला।
जिस टाटा के सभी वेरिएंट जिनमें केबिन छोटा है 8x8 में उनमें भी यही इंजन है और टाटा 6x6 में भी यही इंजन है। मतलब इसमें क्या है कि वही सेम है, बाकी सब सेम है, 12 सिलेंडर इंजन है, बस इसमें क्या है ऑयल का जो टैंक है वो संप के साथ अटैच्ड है और इसमें 33 लीटर ऑयल आता है। और इसमें क्या है टर्बो चार्जर नहीं है, ठीक है। इस इंजन में अगर इसको 6x6 में लगाना है तो इस इंजन का बेसिकली टर्बो चार्जर हटा दीजिए तो ये इंजन 235 किलोवाट का पावर जनरेट करेगा और 6x6 का इंजन बन जाएगा, ठीक है। और अब आप बात करते हैं इंजन का पावर आउटपुट के बारे में। आपको पता चल गया होगा 265 से 235 6x6 के लिए सेम इंजन में कैसे हुआ, तो टर्बो चार्जर को हटा दिया क्योंकि 6x6 में टर्बो चार्जर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। एयर क्लीनर 2 पीसेस SPP 1200 विथ पेपर इंसर्ट है, ठीक है। 2 पीसेस में है ना। और टर्बो चार्जर 2 पीसेस में टाइप K36 टाइप का है ना। 2 टर्बो चार्जर है, 2 एयर क्लीनर है। टाटा 8x8 की बात कर रहे हैं हम, है ना। और सेल्फ स्टार्टर की बात करें तो 2 सेल्फ स्टार्टर फिटेड है। लुब्रिकेशन सिस्टम 4 स्पीड ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक है ना। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है, क्योंकि ड्राई सम्प इसलिए क्योंकि सम्प के अलग में टैंक लगा हुआ है। डाया फॉल का डाया की अगर बात की जाए तो 52 mm इनलेट का और एग्जॉस्ट का 45 mm है ना। डाया मतलब ये देखिए एग्जॉस्ट का डाया छोटा है और इनलेट का डाया बड़ा है, जो कि सभी गाड़ियों में इनलेट बड़ा ही होता है यू नो। और वॉल क्लियरेंस की बात की जाए तो इनलेट का 0.20 mm है और एग्जॉस्ट का भी 0.20 mm है, जो कि SMT URN 0005 से हम चेक करते हैं ना। SMT का ध्यान रखिएगा, 2 SMT मैंने मेंशन किया हूँ। TDC फाइंडर जो कि फ्यूल सिस्टम में हम यूज करते हैं कि कौन सा पिस्टन TDC पे है। ये गैस टाइप का होता है जिसे MSU 0276 बोला जाता है ना। इसे TDC फाइंडर भी बोला जाता है, जो कि जो पिस्टन की TDC पोजीशन को फाइंड करता है। और लुब्रिकेशन फ्यूल सिस्टम में FIP सेटिंग के टाइम हमें इसे यूज करते हैं। और वाल क्लियरेंस के लिए यूज करते हैं URN 0005। ये एक टाइप का स्पेनर ही है जिससे हम वाल के क्लियरेंस को सेट करते हैं ना। तो ये हो गए इंजन। अब हम बात करते हैं गाड़ी के स्पेशल फीचर्स के बारे में। और मेक श्योर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगले वीडियो हम अब सिस्टम को पढ़ेंगे। एक एक वीडियो में मैं एक एक सिस्टम क्लियर करने वाला हूं, तो आज के वीडियो में आप इंजन साइड से कोई डाउट ना रखें, ठीक है, क्योंकि इंजन की बात अब होगी नहीं। तो पहला है टिपिंग टाइप केबिन, ठीक है, क्योंकि केबिन टिपिंग टाइप का है। और एयर कोल्ड दूसरा है एयर कोल्ड मल्टी फ्यूल वी शेप 12 सिलेंडर इंजन, ठीक है। थर्ड इज फर्स्ट एंड सेकंड एक्सल कैन बी स्टीयर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक्सल को स्टीर कैन बी स्टीयर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सल वो नहीं होता, स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ है ना फर्स्ट एंड सेकंड एक्सल में। और अगर 6x6 की बात की जाएगी तो सिर्फ फर्स्ट एक्सल में ही होता है, 4x4 में भी सिर्फ फर्स्ट एक्सल ही है। और इसी टाइप के क्या 8x8 के फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सल स्टेरेबल होते हैं, यानी दोनों एक्सल मुड़ते हैं, लेफ्ट एंड राइट टर्न करते हैं, ठीक है। इसी टाइप अगर 10x10 की बात की जाए तो 10x10 में फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ एक्सल करते हैं स्टीयरिंग के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक लॉजिक की बात है, 10x10 में लास्ट वाला जो एक्सल है वो अपोजिट मोड टर्न करता है ना। और ठीक है आगे बात करते हैं। देखिए 4th नंबर बोलता है स्टार्टिंग ऑफ इंजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ केबिन व्हेन द केबिन इज टिपिंग अप, ठीक है। यानी कि जब हम केबिन को अप कर रखा है और हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो आपको गाड़ी को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग ऑफ इंजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ केबिन व्हेन द केबिन इज टिपिंग अप। लेकिन इसके लिए एक लॉजिक की बात मैं आपको बता देता हूं कि बाहर से गाड़ी तभी स्टार्ट होती है जब वो न्यूट्रल कंडीशन में हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि गियर बॉक्स के ऊपर एक न्यूट्रल स्विच लगा होता है, उसका कनेक्शन इस स्टार्टिंग स्विच के पास जाता है, जो कि केबिन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये अपना सर्किट पूरा करता है गियर बॉक्स के न्यूट्रल स्विच के से। अगर गाड़ी न्यूट्रल नहीं है तो वहां से बाहर से स्टार्ट नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखना। अगर कभी गाड़ी बाहर से स्टार्ट नहीं हो रही तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है। अगर वो न्यूट्रल में है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो जो न्यूट्रल वाले न्यूट्रल स्विच है जो गियर बॉक्स के ऊपर, उस स्विच का कनेक्शन इस स्टार्टिंग स्विच के साथ पैरेलल में होता है, तो उस स्विच को चेक करें, ठीक है। 5 केबिन हीटर इज प्रोवाइडेड, इसमें क्या केबिन हीटर प्रोवाइडेड है, ठीक है ना, टाटा में।
तो कैबिनेटर लगा हुआ है 6x6 8x8 सभी में, सिर्फ 8x8 में कैबिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में और 6x6 में वो राइट हैंड साइड में, यानी ड्राइवर साइड के अपोजिट, जहां ड्राइवर बैठेगा वहां से अपोजिट है, क्योंकि 8x8 जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ठीक है ना। तो उसमें राइट हैंड साइड में केबिन लगा हुआ है, और अगर राइट हैंड साइड में केबिन है तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना, जहां से ड्राइवर रहेगा उधर ये नहीं रहेगा। तो केबिन हीटर इसमें क्या डीजल वाला केबिन हीटर है ना, या आपको पता ही होगा कि रिटर्न लाइन के लिए इसमें अलग से एक टैंक होता है, और वो टैंक भरने के बाद रिटर्न लाइन का डीजल जाता है टैंक में, और वो डीजल के लिए एक टैंक रहता है जो केबिन में डीजल को बर्न करके केबिन को गर्म किया जाता है, ठीक है ना। केबिन हीटर होता है, ब्लोअर होता है, उसके अंदर एक ग्लो प्लग होता है और उसके ऊपर डीजल का स्प्रे किया जाता है, ठीक है ना। उससे वहां पे बर्न होता है डीजल, और वहां पे गर्म होता है ब्लोअर, और वो ब्लोअर उस गर्म हवा को फेंकता है अंदर, कहाँ पे, केबिन के अंदर, ठीक है ना। तो केबिन हीटर किससे ऑपरेट होता है, डीजल ऑपरेटेड है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक या इसको वो नहीं समझ लेना, क्योंकि इसमें कोई कूलेंट तो है नहीं जो केबिन हीटर लगेगा। और 2 टर्बो चार्जर फिटेड, दो टर्बो चार्जर लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन 6x6 में इसी सेम इंजन में कोई टर्बो चार्जर नहीं है, ध्यान में रखना। आप 8x8 की बात कर रहे हैं, इसमें 2 टर्बो चार्जर है। क्रैंक शाफ्ट हैविंग 8 पीस, जो मैंने बता दिया क्रैंक शाफ्ट में 8 पीस है ना, यानी कि इस टाइप के 8 पीस जोड़ के हमने क्रैंक शाफ्ट बनाया है, वैसे कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं, है ना। ये इस टाइप के 8 पीस, इन लोग पीस में माउंटिंग नट लगा लगा के, और इसे 8 पीस को 6 पीस को जोड़ के बनाया हुआ है, और एक पीस पे 2 सिलेंडर पिस्टन, इसलिए 12 सिलेंडर इंजन हो गया। ओके, अब और अगला 8 नंबर है 2 ऑयल कूलर्स प्रोवाइडेड इन लुब्रिकेशन सिस्टम। अब देखिए ऑयल कूलर 2 प्रोवाइडेड लुब्रिकेशन सिस्टम में, तो आपने ध्यान में रखना है कि लुब्रिकेशन सिस्टम में 2 ऑयल कूलर लगे हुए हैं, है ना। टोटल गाड़ी 8x8 में 3 ऑयल कूलर है ना, 3 ऑयल कूलर है, आपने ध्यान में रखना है। एक ऑयल कूलर लगा हुआ है लुब्रिकेशन सिस्टम में, 2 कहाँ लगे हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो इंजन के ऊपर नंबर 1 सिलेंडर के ऊपर ही लगा हुआ है ना, सिलेंडर के साथ ही में यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए, ये ऑयल कूलर लगा हुआ है ना, जो ऑयल को कूल करके सिस्टम में भेजता है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा ऑयल कूलर दिखाना पॉसिबल नहीं है, वो गाड़ी के फ्रंट में लगा होता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। जहां पे नॉर्मल गाड़ी में रेडिएटर लगा हुआ है, यहाँ पे निशान यहाँ पे लगा हुआ है दूसरा ऑयल कूलर। तो ये दोनों ऑयल कूलर लुब्रिकेशन सिस्टम में लिए, यानी ऑयल पंप एक ऑयल कूलर से, तो मैं आपको लुब्रिकेशन सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे वैसे इसके बारे में। नहीं तो एक्चुअली होता क्या है कि एक ऑयल कूलर जो है लगा हुआ इंजन के ऊपर, ये वाला लगा हुआ है ना, इससे सबसे पहले ऑयल कूल होकर सारे सिस्टम में जाता है, इससे पूरा ऑयल कूल होता है ना। और दूसरा ऑयल कूलर जो इंजन के यहाँ पे फ्रंट में लगा हुआ है ना, यहाँ पे उसमें क्या ऑयल पंप इस टैंक के ऑयल को उसके थ्रू ठंडा करने के बाद डालता है टैंक में, ठीक है। तो उसमें क्या ऑयल को वो भी ठंडा करने का काम करता है। तीसरा ऑयल कूलर अगर आपने कभी देखा हो तो गियर बॉक्स के लिए लगा होता है। सर लुब्रिकेशन सिस्टम में अगर पूछा जाए तो 2 ऑयल कूलर है, और अगर टोटल गाड़ी में पूछा जाए तो 3 ऑयल कूलर है। एक ऑयल कूलर यहाँ पे इस पोजीशन में लगा होता है जहां मैं निशान कर रहा हूं, है ना, जो गियर बॉक्स ऑयल को ठंडा करने के बाद वापस रिटर्न गियर बॉक्स में भेजता है। तो टोटल गाड़ी में 3 ऑयल कूलर हैं, और अगर लुब्रिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो 2 हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखना है। ओवर हीटिंग सिग्नलिंग डिवाइस फॉर इंजन प्रोटेक्शन, है ना, इंजन को ओवरहीट से बचाने के लिए इसमें सिग्नलिंग डिवाइस दी गई है ना। अब आपने ध्यान में रखना है कि इसमें 2 तरीके के गेज लगे होते हैं टाटा 8x8 में, है ना, कि इंजन मतलब सिलेंडर का टेम्परेचर एंड इंजन ऑयल के टेम्परेचर के 2 गेज लगे हुए हैं। जो ड्राइवर केबिन है उसमें डैशबोर्ड में 2 गेज लगे हुए हैं ना। अब एक गेज तो ऑयल का टेम्परेचर बताता है, जिसमें एक गेज में लिखा हुआ है इंजन ऑयल टेम्परेचर, एक में लिखा होता है सिलेंडर हेड टेम्परेचर। तो नॉर्मल जो यूरो मॉडल नहीं, नॉन यूरो मॉडल जो पुराना मॉडल है, ये वाला इंजन जिसमें लगा हुआ है 12 सिलेंडर जिसके आज हम बात कर रहे हैं, उसमें 2 गेज लगे हुए हैं, और दोनों गेज में कहां से सिग्नल जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो ऑयल टैंक है, इस ऑयल टैंक के नीचे एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, ठीक है, इस जो ऑयल टैंक है यहाँ पे, और इस ऑयल टैंक का गेज का कनेक्शन जाता है इस टेम्परेचर गेज का, टेम्परेचर जो सेंडिंग यूनिट है इसका, ये ऑयल का टेम्परेचर बताता है गेज में, है ना। और जो
10 या 11 नंबर सिलेंडर के ऊपर उस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक लगा होता है टेम्परेचर सेंसर, वो सिलेंडर हेड का टेम्परेचर दिखाता है। देखिए ये यहाँ पे 10 या 11 सिलेंडर में कहीं भी एक ये जो येलो वाला यहाँ पे फिन्स में लगा हुआ होता है और उससे गाड़ी के सिलेंडर हेड का टेम्परेचर दिखाया जाता है। ठीक है, दोनों चीजें आप क्लियर रखना। ठीक है, ओवर हीटिंग सिग्नलिंग डिवाइस फॉर इंजन प्रोटेक्शन यहाँ पे होता है ना, और ओवर हीट होने पे ये सिग्नल भी देता है ना। इलेक्ट्रिक प्राइमरी मोटर इन फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम में इलेक्ट्रिक प्राइमर मोटर है, यानी इसमें कोई हैंड प्राइमर नहीं है। जैसे इसमें 2 फीट पंप लगे हुए हैं जो FIP उसके अंदर, लेकिन FIP तो पैक हो जाता है ना। जैसे FIP लगवाना 12 एलिमेंट वाला FIP है ये वाला, इसमें 2 फीट पंप लगे हुए, लेकिन इनके ऊपर कोई हैंड प्राइमर नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि FIP तो गाड़ी के अंदर पैक हो जाएगा ना अंदर इंजन के अंदर। ये तो कुछ इस जगह यहाँ पे बीच में लग जाता है ना, इंजन के इस V शेप के अंदर लगता है, तो ये तो सील हो जाता है। यहाँ पे अंदर FIP लगेगा और ऊपर से सील्ड हो जाता है, तो FIP तो आप कहीं देख ही नहीं पाओगे। देखिए सील्ड हो गया। तो प्राइमिंग के लिए यहाँ पे क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, जो हम फ्यूल सिस्टम में पढ़ेंगे डीप में। तो फ्यूल प्राइमिंग मोटर क्या करता है, प्राइमिंग मोटर का काम है फ्यूल सिस्टम को ब्लीड करना, यानी एयर को आउट करना, है ना। और यहाँ पे ना वोल्टेज रेगुलेटर फिटेड, यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर VRU लगा होता है, इसका एब्रिविएशन याद रखना VRU, वोल्टेज रेगुलेटर यूनिट फिट होती है जो वोल्टेज को फ्लक्चुएशन से बचाती है। और ये लगा होता है गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, केबिन के पीछे लगा होता है VRU। VRU का काम क्या है, VRU क्या होता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसमें 2 पोजीशन भी होती है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। और ऑल्टरनेटर ने जो करंट बनाया है उसको रेगुलेट करके बैटरी चार्ज करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये NBC प्रोटेक्शन सिस्टम फिटेड इन ड्राइवर केबिन, ये होता है NBC प्रोटेक्शन सिस्टम। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, यानी न्यूक्लियर वार हो, बायोलॉजिकल वार हो या केमिकल वार हो। न्यूक्लियर दैट मीन्स जो न्यूक्लियर पावर का वार हो, बायोलॉजिकल बनी कि कोई भी जीवाणु वगैरह से वार हो, कोई ऐसा मिलाया हो, या केमिकल कोई दिया हुआ हो, केमिकल फैला दिया गया हो वार के टाइम, किसी भी टाइप का हो वार हो, NBC कोई भी टाइप का पोल्यूशन हो, उसके लिए प्रोटेक्शन सिस्टम फिटेड इन ड्राइवर केबिन। यानी ड्राइवर केबिन के अंदर हम बैठ गए तो उसमें एक स्पेशल किट लगा हुआ है, अलग से ब्लोअर मोटर वगैरह लगी हुई है, NBC किट जिसे बोला जाता है। तो जब आप केबिन को लगा के NBC को ऑन कर लेंगे, उस सिस्टम को चलाने के लिए चलाएंगे, तो क्या होगा कि आपको न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आप केबिन में बैठे रहें, सभी ग्लास वगैरह बंद करके। इसे बोला जाता है NBC प्रोटेक्शन सिस्टम। और फोर्डिंग एबिलिटी 1.4 मीटर इंक्लूडिंग वेव्स, फोर्डिंग एबिलिटी दैट मीन्स 1.4 मीटर यानी 14, ये क्या है तो 1400 अप्रोक्स है, मतलब इतनी हाइट तक गाड़ी को आप पानी में डुबा के लेके जा सकते हो, इतने पानी तक। ठीक है ना, फोर्डिंग एबिलिटी। अब इसमें 14 नंबर देखेंगे आप, 10 फॉरवर्ड स्पीड एंड 2 रिवर्स स्पीड गियर इज प्रोवाइडेड। इसमें क्या 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स ही है, लेकिन क्या इसमें लो हाई वाला गियर लगा हुआ है ना, जो केबिन जो गियर लीवर में लो हाई के लिए एक स्विच दिया हुआ है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा गियर है लो हाई, जिससे लो हाई हो जाता है। ये हम ट्रांसमिशन सिस्टम में डीप में पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, और ये हो गए हब में कुछ ऐसे प्लानिटरी सेट गियर दिया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो टाटा में 2 जगह से 2 चीजें सेंस की जाती है, आवर्स और किलोमीटर। तो टाटा में जो गाड़ी का जो व्हीकल की जो स्पीड या किलोमीटर जो टोटल देखा जाता है ना गाड़ी का, वो यहाँ पे आप देखिए फ्रंट एक्सल से यहाँ से केबल गई हुई है, यहाँ पे जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ है ना, यहाँ से केबल गई हुई है, केबल यानी फ्रंट एक्सल में फ्रंट एक्सल से केबल गई हुई है, जो डैशबोर्ड में किलोमीटर हेड और इंजन व्हीकल की स्पीड दोनों दिखाती है ये केबल। और एक लगा होता है जो इंजन का हॉर्स दिखाता है कि इंजन कितने घंटे चल गया है। वो कहाँ लगा होता है, वो एक्चुअली लगा होता है इसके नीचे। ये देखिए यहाँ पे जो ऑल्टरनेटर है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होती है, इसके नीचे यहीं से एक केबल जाती है ना, जो ऑल्टरनेटर को ड्राइव दे रही है ना पुली, वहीं से ड्राइव जाती है। वो मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई फोटो है नहीं, तो आपने समझ गए कहाँ से कौन सी चीज ड्राइव लेती है और वो किस काम क्यों आती है। ये तो यूरो इंजन आ गया।
तो इसके स्पेशल फीचर्स कुछ और बचे हुए। 2 सेल्फ स्टार्टर फिटेड दिखा दिया मैंने, 2 सेल्फ स्टार्टर फिटेड है। स्विंग हाफ एक्सल विद बैकबोन ट्यूब कंस्ट्रक्शन है ना, स्विंग हाफ एक्सल। अब देखिए हाफ एक्सल स्विंग ये कुछ ऐसे मैं दिखाया हूं, यहाँ पे देख लीजिए। स्विंग का मतलब क्या होता है, हाफ एक्सल, ये पूरा एक्सल है। अब जब इस एक्सल में क्या होता है, ये गियर सेपरेट है, ये गियर सेपरेट है और इससे ड्राइव ले रहे हैं दोनों, ये इससे ड्राइव ले रहा है, ये इधर से ड्राइव ले रहा है। तो क्या होगा जब ये इसके नीचे अगर गड्ढा आ जाएगा, ये नीचे तो ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह रहेगा, इसलिए बोला जाता है स्विंग हाफ एक्सल। या फिर अगर यहाँ पे कोई पत्थर आ गया इसके नीचे तो ये एक्सल अप हो जाएगा, या उसके नीचे आएगा तो वो अप हो जाएगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन में रहेगा, इसलिए इस टाइप में स्विंग हाफ एक्सल बोला जाता है। स्विंग करते हैं, ठीक है, हाफ एक्सल स्विंग करेगा यानी आधा एक्सल स्विंग करेगा। कुछ ऐसे देखिए इसमें दिखाया व्यू, अगले एक फोटो एड किया हूं मैं, ये कुछ ऐसे देखिए स्विंग, यानी कि देखिए ऊपर चला गया ये, है ना, स्विंग करके, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ वजन आया तो ऊपर चला गया, यहाँ पे नहीं आया तो ये डाउन में है। देखिए ये ना स्विंग कर रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे डाउन हो गए तो डाउन में चल रहे हैं, और यहाँ पे ये तो इस टाइप से स्विंग हाफ एक्सल काम करता है। अब ये डाउन में है ना, ओके। सेंट्रलाइज टायर इन्फ्लेशन सिस्टम, यानी टायर में इन्फ्लेशन के लिए सेंट्रलाइज टायर इन्फ्लेशन सिस्टम दिया हुआ है। ये हम यूरो नॉन यूरो सभी मॉडल का डीप में डिटेल करेंगे, एक वीडियो इसके ऊपर बनाता हूं मैं। न्यूमेटिकली विंच कंट्रोल, अब विंच जो कंट्रोल्स है इसमें विंच लगी हुई है, विंच का कंट्रोल न्यूमेटिक है कंप्लीटली, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे विंच लगी हुई है, तो विंच का कंट्रोल यहाँ पे देखिए ये सेल्फ रिकवरी विंच लगी हुई, देखिए यहाँ पे इसमें पीछे की तरफ है, और अगर फ्रंट आगे से रिकवरी करना है फ्रंट से, यहाँ पे इसमें 2 पुली लगती है, और इसी को रोप को आप आगे ले जाके आगे से भी फ्रंट से भी रिकवरी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है सेल्फ रिकवरी विंच, है ना। तो अभी 6 नंबर बोला जा रहा है कि डैमेज व्हील कैन बी हैंग अप बाय मींस ऑफ यू क्लैम्प। मतलब दो जैसे कि अगर एंड ड्रिवन शॉर्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर गाड़ी पंक्चर वगैरह हो गया ना, और अगर पंक्चर हो गया कोई एक टायर, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सो हाफ स्विंग एक्सल है ना, तो उस व्हील के लिए यू क्लैंप आती है, और इस पर्टिकुलर एक व्हील को हम हैंग कर सकते हैं, यानी ऊपर यू क्लैंप से इसको हैंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जा सकते हैं ना, अगर डैमेज हो गया टायर वगैरह में तो। और अगर अगले बात करें सेंट्रलाइज टायर इन्फ्लेशन सिस्टम प्रोवाइडेड, है ना, ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर ट्रांसफर केस इंटीग्रेटेड इनटू द चेचिस बैकबोन ट्यूब, 6 नंबर, ठीक है ना, ट्रांसफर केस इंटीग्रेटेड है चेचिस बैकबोन ट्यूब के साथ, है ना। तो मतलब जो ट्रांसफर केस है, आप देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफर, ये जो बैकबोन ट्यूब है इसी के साथ इंटीग्रेटेड यानी फिक्स है ट्रांसफर केस, ठीक है ना। ये ट्रांसफर केस अलग नहीं होता, इसके अंदर फिक्स होता है, और ये गेयरबॉक्स यहाँ से अलग हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड फिक्स यानी ट्रांसफर केस इंटीग्रेटेड विद बैकबोन ट्यूब, इसका मतलब ये है ना। क्योंकि क्या है, इंजन से ड्राइव आती है प्रोपेलर शाफ्ट से गियरबॉक्स में, गियरबॉक्स में लो हाई दिया हुआ है, मेन गियरबॉक्स लो हाई, यहाँ से पावर ट्रांसमिट होती है ट्रांसफर केस में, ट्रांसफर केस में लो हाई होता है, उसके बाद बैकबोन ट्यूब में ट्रांसफर होती है ना। तो इसमें इंटीग्रेटेड ट्रांसफर केस है ना। ऑल व्हील ड्राइव बिहाइंड ट्रांसमिशन आर लोकेटेड इनसाइड द बैकबोन ट्यूब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज विदाउट यूनिवर्सल जॉइंट्स। तो क्या बोला जा रहा है कि जो ड्राइव व्हील है वो सारा, कि जो ट्रांसमिशन है वो पूरा बैकबोन ट्यूब के अंदर है ना। तो ये हाफ शाफ्ट वगैरह ये एक्सेल सारा बैकबोन ट्यूब के अंदर है, और ये प्रोटेक्टेड है ना। इसीलिए बोला जाता है कि सभी डिफरेंशियल और डिफरेंशियल लॉक और एक्सेल, ये सभी अंदर वाली जो सारी प्रोपेलर शाफ्ट्स हैं वो सभी बैकबोन ट्यूब के अंदर फिक्स हैं, जिससे कि डैमेज नहीं होता। और ऑल डिफरेंशियल्स आर इनसाइड द बैकबोन ट्यूब विद डिफरेंशियल लॉक्स, है ना, जैसा कि मैंने बताया डिफरेंशियल, ये सारे डिफरेंशियल लॉक्स दिए हुए हैं बैकबोन ट्यूब के अंदर। और प्लानिटरी हब रिडक्शन, तो हब जो इसके जो हब हैं सभी इनके हब में प्लानिटरी गियरबॉक्स दिए हुए हैं ना, हब रिडक्शन दिए हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, एंड अगले वीडियो में हम जो यूरो इंजन है उसके बारे में बात करेंगे। इस टाइप से हम टाटा को डीप में डिस्कस करने वाले हैं सभी वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।